हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे फीमेल मेन लीड शायद सोयू को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक स्कूल बॉय आकर उससे प्रपोज करता है तो वह उससे कहने लगती है कि अभी तो तुम अच्छे से जवान भी नहीं हुए हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। वह लड़का तो ये सुनकर हैरान हो गया। सीयू सोचने लगती है कि 18 साल पहले मैं अपने बेटे शाइचेन को किंडरगार्टन से घर को लेकर आ रही थी, तभी मेरे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरी डेथ हो गई। पर अचानक से 18 साल बाद मेरी आंखें दोबारा खुली। मुझे इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे देखकर कौन कहेगा कि मैं अभी 38 साल की हूँ, और अगर मैं चैन की एज की एस्टिमेशन लगाऊं तो वह अभी 21 साल का हो गया होगा और कॉलेज में पढ़ता होगा। तभी दूसरी साइड से आवाज आती है कि जल्दी चलो, वहाँ पर वह दोबारा जांगशुअर को प्रपोज करने वाला है, ये उसका 99 कन्फेशन होगा। सीयू भी सुनकर उसी डायरेक्शन की तरफ चली जाती है। फिर सीयू भी वहाँ पर पहुंचकर ये तमाशा देखने लगती है, जहाँ पर चैन जोकर सा कॉस्ट्यूम पहनकर जांग को प्रपोज कर रहा था, जो उसकी चाइल्डहुड लवर थी। ये देखकर जांग के फ्रेंड चैन को सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जांग को प्रपोज करने की। तुम एक गरीब अनाथ हो जिसके पास 3 पीस सूट लेने की भी औकात नहीं है, और तुम ये जोकर जैसी ड्रेस पहनकर जांग को प्रपोज करने आ गए। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कर कर जांग तुम्हारी हो जाएगी? जांग एक रिच फैमिली के डॉटर है, जो ये चाहती होगी कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वह भी अमीर हो, रेपुटेटिव हो और अच्छा दिखता हो। तुम में इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है। सीयू भी ये सब तमाशा देखकर सोच रही थी कि बच्चा भी कितना ज्यादा बेकार है। इसे क्या लगता है कि ये ऐसी ड्रेस पहनकर ऐसा तमाशा कर कर इतनी सुंदर लड़की को अपना बना लेगा जो रिच भी है। अगर मैं भी इस लड़की की जगह में होती तो अपने बॉयफ्रेंड में यही क्वालिटी ढूंढती। भोंदू चैन जियांग से कहने लगता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें जोकर जैसी ड्रेस पहनकर प्रपोज करूं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जांग शरीफ बनते हुए कहने लगती है कि अभी मैंने प्यार के बारे में कुछ सोचा नहीं है। भोंदू चैन कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि जब जीचन विला में तुम्हें दे दूंगा तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। ये सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और जांग सोचने लगती है कि सभी लोग समझते हैं कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जीचन विला मेरा है। मैं इतने सारे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकती। और चैन से कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने मुझे बहुत अपसेट किया, और नाराज होने का नाटक करते हुए वहां से जाने लगती है। तभी चैन उसे रोकते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो। जांग के फ्रेंड जांग को चैन से छुड़वाने लगते हैं कि तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो, छोड़ो उसे। जहाँ पे सीयू को चैन का पूरा नाम पता चलता है, वह तो हैरान हो जाती है कि ये मेरा बेटा है, ये भोंदू सा। उसे तो खुद के कानों और आंखों में विश्वास ही नहीं आ रहा था। तभी वहां पर क्विन हाउ आ जाता है, जो जियांग को चैन से छुड़वाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग को पकड़ने की। चैन जियांग से कहने लगता है कि तुम क्वान हाउ से दूर रहो, क्योंकि ये एक प्ले बॉय है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्विन हाउ चैन पर ही भड़क जाता है कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में बकवास करने वाले? ना तुम्हारा कोई घर बार है, ना ही कोई माता पिता। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे रहना चाहिए, और उसकी पिटाई स्टार्ट कर देता है। चैन तो अपनी मॉम को याद करने लगता है। तभी सीयू बीच में आ जाती है और क्वेन हाउ को एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगती है कि बहुत हुआ तुम्हारा, अगर तुमने और ज्यादा मेरे बेटे को मारा तो मैं कभी भी तुम्हें बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगी। क्वेन हाउ तो वहां से डरकर भाग जाता है। सभी बच्चे भी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सीयू चैन की केयर करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, और उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगती है। पर चैन उसे कहने लगता है कि तुम कौन हो? सीयू से बताती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, जिसे सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। सीयू से बचपन की बातें बताने लगती है और साथ में ही उसके हाथ पर बर्थ मार्क भी दिखाती है, जो दोनों के हाथ में था, जिसे देखकर चैन को तो विश्वास हो जाता है। सीयू उसे फौरन गले लगाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और उसे किस करने लगती है। तो चैन कहने लगता है कि अभी हम पब्लिक में, आप ये क्या कर रही हैं? तभी प्रिंसिपल वहां पर आ जाता है और लड़का लड़की को इतने करीब देखकर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुम कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हो। तभी सीयू चैन का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाती है। फिर दिखाया जाता है सीयू चैन पर भड़कती हुई कहती है
कि मुझे एक्सप्लेन करो कि मेरा उतना बड़ा जी चैन विला कहाँ गया, तुम इतने छोटे से फ्लैट में क्यों रह रहे हो। चैन के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तभी कॉलेज ग्रुप में मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सीयू चैन का फोन लेकर उसे पढ़ने लगती है, जिसमें चैन की बुराई लिखी हुई थी कि वह 99 बार रिजेक्ट हो गया है, फिर भी जांग के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता फिरता है। और भी बहुत सी बातें लिखी हुई थी, जिसे देखकर सीयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में चैन के कान पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में इतनी गंदी रेपुटेशन बनाने की, तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। चैन सोचने लगता है कि मॉम में अभी भी उतनी ही ताकत है और फौरन सीयू को गले लगाते हुए कहता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, शुक्र हो आप वापस आ गए। वहीं जांग ग्रुप में मैसेज कर रही थी कि तुम चैन को इतना कुछ मत बोलो, वैसे भी मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं इस बार अपना बर्थडे हाइशन ग्रुप में सेलिब्रेट करने वाली हूँ, मैं तुम सभी को इनवाइट करती हूँ। और विला के साथ अपनी फोटो ग्रुप में सेंड कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि हाइशन होटल तो बहुत ज्यादा फेमस है, नॉर्मल लोग तो वहां पर जा भी नहीं सकते और तुम वहां पर बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हो, तुम सच में बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। ये देखकर जांग को तो सुकून मिल जाता है। तभी वहां पर जांग की मदर मिसेस जांग आ जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये जी चैन विला हमारा हो ही गया, तुमने तो बहुत आसानी से उस इडियट को जाल में फंसा लिया। तो जांग कहने लगती है कि मैंने उससे डायमंड ब्लैक कार्ड भी ले लिया है, अब उसकी प्रॉपर्टी और ये विला दोनों हमारा हुआ। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं सीयू चैन को खुद से दूर करते हुए कहने लगती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। चैन तो कुछ भी नहीं कहता, भोंदू ही है सच में। सीयू की नजर फोन पर पड़ जाती है, जिसमें जियांग की फोटो दिख जाती है। वह गुस्से में कहने लगती है कि ये डायमंड का नेकलेस, रिंग और ये घर, ये सब मेरा। और गुस्से में चैन से कहने लगती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि मेरा सब सामान उसके पास कैसे पहुंचा। चैन सीयू को आराम से बैठाकर समझाने लगता है कि जब आपकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद मुझे ऑर्फनेज में रखा गया था और वहां पर केयर टेकर मुझसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव करती थी और मुझे बहुत मारती थी। और उस टाइम पर आंटी जांग ने मेरी मदद की थी और कुछ टाइम पहले डेप्थ कलेक्टर ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया और उनके रेंटल हाउस से भी उन्हें बाहर निकाल दिया, तो मैंने जी चैन विला उन्हें दे दिया। सीयू से पूछने लगती है कि तू घर छोड़कर क्यों आया। तो भोंदू चैन कहने लगता है कि आंटी ने मुझे बताया कि एक आदमी और एक औरत एक साथ एक ही घर में रहेंगे तो इससे जांग की रेपुटेशन में इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। जिसे सुनकर सीयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उन दोनों गोल्ड डिगर माँ बेटियों ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। भोंदू चैन अभी भी उन्हीं के फेवर में बात कर रहा था कि नहीं नहीं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, जांग तो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। जिसे सुनकर सीयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये बेवकूफ सच में मेरा बेटा है और गुस्से में कहने लगती है कि हम ये 2 गज के घर में रहे और वो विला में, मैं अपना सब कुछ उनसे लेकर रहूंगी, वो मेरी मॉम का घर है। और लड़ाई करने के लिए वहां से जाने लगती है। तभी चैन अपनी मॉम को पकड़ लेता है। तभी वहां पर रेंटेड हाउस की ऑनर आ जाती है और चैन पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुमने 2 महीने से यहाँ का रेंट नहीं दिया है और तुम यहाँ पर लड़की लेकर आए हो, ये तो दिखने में ही वन नाइट स्टैंड लग रही है। जिसे सुनकर सीयू को गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि अपनी जवान में लगाम लगाओ। रेंट ऑनर गुस्से में चैन और सीयू को घर से बाहर निकाल देती है। चैन सीयू से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मेरी वजह से आपको भी बाहर निकाल दिया, पहले मैं डायमंड ब्लैक कार्ड के थ्रू आराम से रेंट पे कर दिया करता था, पर एक दिन आंटी जांग अचानक से बीमार हो गई और उनके पास पैसे भी नहीं थे तो मैंने अपना ब्लैक कार्ड उन्हें दे दिया। जिसे सुनकर सीयू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम पागल तो नहीं होगे, एक ब्लैक कार्ड ही बचा था वो भी तुमने उसे दे दिया। और चैन की पिटाई स्टार्ट कर देती है। तभी उसकी नजर एक और डायमंड ब्लैक कार्ड पर पड़ जाती है। वह उठाकर उसे फौरन चेक करती है और खुश होती हुई कहती है कि थैंक गॉड ये मिल गया, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैन हैरानी से उससे कहने लगता है कि ये कौन सा कार्ड है। तो सीयू से बताती है कि जो तुमने जांग को कार्ड दिया है वह सेकेंडरी कार्ड है और ये प्राइमरी कार्ड है, चलो अब हम नया घर लेते हैं। दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। सीयू बहुत ज्यादा बड़ा विला खरीद लेती है जो जीचैंग विला से भी बड़ा था, जहाँ पर बहुत ज्यादा लग्जरियस सामान थे, नौकर चाकर थे। चैन तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सीयू उसे वार्न करते हुए कहने लगती है कि अगली बार से ऐसे चाडू राम बनने की कोशिश की ना तो देख लेना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी और अपना बेटा मानने से भी मना कर दूंगी। बटलर लिन चैन को सर्वेंट के साथ घर घुमाने के लिए भेज देता है और सीयू से कहने लगता है कि आप तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, आप इतने साल थे कहाँ। सीयू सोचने लगती है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो बटलर लिन ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, तो मैं इन्हें टेंशन में नहीं डाल सकती। और उससे कहने लगती है कि मैं बस वर्ल्ड टूर के लिए गई थी। बटलर पूछने लगता है कि आप तो एक आदमी से प्यार करते थे ना और उसी के लिए आपने घर छोड़ा था,
तो आज आप और यंग मास्टर अकेले क्यों हैं? वह आदमी कहाँ पर है? सीयू सोचने लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिव को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और वह फू लिंचाओ को कॉल कर कर उससे पैसे मांगते हैं। पर लिंचाओ का कॉल एक लड़की उठाती है और कहने लगती है कि सीयू तो उसकी बस एक टेम्परेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसकी फियांसे हूँ। तुमने तो सुना ही होगा, फू फैमिली और चू फैमिली आपस में कोलैबोरेशन करने वाले हैं और हम दोनों के रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंचने वाली है। जिसे सुनकर सीयू तो शॉक में आ जाती है कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे ऐसे धोखा दे सकते हो। उससे तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई भी लेना देना नहीं रखूंगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीयू बटलर से कहने लगती है कि वह मर गया। जिसे सुनकर बटलर ली तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सीयू से कहने लगती है कि तुम मेरी एक नई आइडेंटिटी बनाओ और मिंग्यू यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाओ, सेम 10th की क्लास में। बटलर हाँ कहकर वहां से चला जाता है। सीयू सोचने लगती है, जांग शुअर, अब हम दोबारा मिलेंगे। वही प्रेसिडेंट ऑफ फू लिंचाओ को दिखाया जाता है जो सीयू की फोटो देखकर उसे याद करते हुए कह रहा था कि सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे सीयू किडनैप हो गई थी। लिंचाओ वहां पहुंचता है और देखता है कि वहां पर आग लग गई है। वह अंदर जाकर सीयू को बचाने की कोशिश करने लगता है पर बॉडीगार्ड सारे उसे रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। तभी एक जली हुई लाश आती है जिसे देखकर लिंचाओ को लगता है कि शायद वही सीयू है। वह तो पूरी तरीके से टूट जाता है और सीयू से माफी मांगने लगता है कि मैं टाइम पर आकर तुम्हें बचा नहीं पाया। प्रेजेंट टाइम में लिंचाओ इसी के बारे में सोच रहा था, तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहने लगता है, जो डायमंड मास्टर कार्ड आपने मिस सीयू को दिया था वह अचानक से यूज हुआ है। जिसे सुनकर लिंचाओ तो हैरान हो जाता है और उसे पता करने के लिए कहता है कि कार्ड किसने यूज किया है। फिर दिखाया जाता है चंद क्लास में एंटर करता है जिसके हाथ में टिफिन देखकर जांग सुअर के फ्रेंड कहने लगते हैं कि जरूर यह खाना सुअर के लिए ही लेकर आया होगा। पर चंद उन सभी को इग्नोर कर अपनी सीट पर बैठ जाता है जिसे देखकर जांग सुअर के फ्रेंड्स पर चिढ़ जाते हैं कि कल जो तुमने सुअर के साथ किया उसे देखकर तुम्हें ये खाना उसे देना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। सुअर भी एटीट्यूड में कहने लगती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंद क्या करता है और क्या नहीं, कल की बात के लिए मैं उससे गुस्सा हूँ। तो भाड़ में क्यों नहीं चली जाती, एक तो पैसा हड़प के बैठी है, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही है। चैन कहने लगता है कि ये खाना सुअर के लिए नहीं है। तो सुअर के फ्रेंड कहने लगते हैं कि तो किसके लिए है। तभी वहां पर सीयू आ जाती है जिसे देखकर सभी लड़के तो हैरान हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, ये तो सुअर से भी ज्यादा सुंदर है। ऑब्वियस है, सुअर से ज्यादा सुंदर होगी। जिसे सुनकर चैन सुअर का तो मुंह ही बन जाता है। सीयू आकर चैन के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और चैन बड़े प्यार से उसे खाना खिलाने लगता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जैंग सुअर के फ्रेंड चैन से कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, आज तक तो तुम सुअर के पीछे पड़े हुए थे। सीयू सबको अपने बारे में बताने लगती है कि मैं शाय शुयू हूँ और चैन की चाइल्डहुड लवर हूँ। बचपन से ही हम साथ में रहे हैं, खाया है, सोया है, इवन मुझे ये भी पता है कि चैन के कहाँ कहाँ मॉल्स हैं। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाती है। सुअर तो चैन से कहने लगती है कि क्या कह रही है, तो चैन कहने लगता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सीयू उसे चुप करवा देती है और सुअर से कहने लगती है तुमने चैन को अपने जाल में फंसा रखा है और उसे कुत्तों की तरह ट्रीट करती हो। तुम एक गोल्ड डिगर हो जो सिर्फ दूसरों को फायदा उठाना चाहती हो और उसकी बुराई करने लगती है। जिसे सुनकर सुअर को तो बर्दाश्त ही नहीं होती और वह चैन से कहने लगती है कि देखो ये मुझे बुली कर रही है और तुम देख रहे हो। चैन फौरन आकर अपनी मॉम को चुप करवाने की कोशिश करने लगता है। सुअर सोचने लगती है कि चाहे मैं बेशक इसे पसंद नहीं करती पर मैं इसे किसी और औरत के हाथ भी नहीं जाने दे सकती। मैं इस इडियट को थोड़ा सा लालच दूंगी तो ये दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आ जाएगा। और चैन से कहने लगती है मैंने अपनी बर्थडे पार्टी हाइसिंग होटल में रखी है, क्या तुम आओगे? अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। जिसे सुनकर चैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। सीयू उसके चोट से लात मारती है और सोचने लगती है कि जब तक इसे चोट नहीं लगेगी तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। वैसे भी हाइसेन ग्रुप मेरी प्रॉपर्टी है। और सुअर से कहने लगती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इतना सारा पैसा अफोर्ड कर सकती हो, क्योंकि हाइसेन होटल बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो सुअर सोचने लगती है कि मेरे पास डायमंड ब्लैक कार्ड है जिसकी लिमिट 2 मिलियन है। और सीयू से बड़ी चौड़ में कहने लगती है कि हाँ मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास डायमंड ब्लैक कार्ड है। सीयू से कहने लगती है तो ठीक है, हम जरूर आएंगे। सीयू अपने बेटे को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए उसका मेकओवर करवा देती है और साथ में ही होटल के मैनेजर को कॉल कर कहती है कि मैंने एक बर्थडे पार्टी सरप्राइज रखा है जिसकी कीमत 2.5 मिलियन तक होनी चाहिए। मैनेजर
कहने लगता है कि इसकी क्या जरूरत, हम होटल की सारी एक्सपेंसिव सर्विसेज वैसे ही आपके लिए फ्री करवा देंगे। तो सीयू कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना, मेरा जो बिल भरेगी वह डायमंड कार्ड के थ्रू भरा जाएगा जो मिस चांग भरेगी। मैनेजर उसे ओके कह देता है। सीयू तो खुश हो जाती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि तुम पूरा बिल कैसे भरती हो, क्योंकि सेकेंडरी कार्ड की लिमिट 2 मिलियन होती है। बर्थडे वाले दिन जंगसुर और उसकी फ्रेंड चन की बातें कर रहे थे, बातें क्या इंसल्ट ही कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक्सपेंसिव सी कार में क्विन शाओ आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। क्विन शाओ सुअर के पास आता है और उससे बर्थडे विश करता है और कहने लगता है कि क्या तुम आज मेरे साथ डांस करोगी। तो सुअर ऑब्वियसली उसे हाँ कह देती है। तभी वहाँ पर चन और सीयू भी आ जाते हैं, जो रोल्स रॉयल में आए थे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चन तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। सुअर उसे देखकर सोचने लगती है कि क्या अभी भी इसके पास कुछ पैसा बचा हुआ है। चन सुअर के पास आकर उसे बर्थडे विश करता है और उसे डांस के लिए पूछता है। तो उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे भाड़े के कपड़े और कार लेकर आओगे तो तुम्हें हम रिच समझ लेंगे और चैन तुम्हारे साथ डांस करने लग जाएगी। तुम जैसे प्रिटेंडर्स को तो बाहर निकाल देना चाहिए। जिसे सुनकर चैन सुअर से कहने लगता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि हमें ऐसे बाहर निकाल देना चाहिए? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ डांस करोगी। सुअर कहने लगती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, पर सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं और वैसे भी आज तो तुमने हद ही कर दी। क्वीन शाओ चैन को बाहर निकालने के लिए उसका कॉलर पकड़ता है, तभी सीयू उसे रोकती हुई कहती है कि शायद तुम उस दिन की मार भूल गए हो, और सुअर से कहने लगती है कि तुम तो एक नंबर की बेशरम और गोल्ड डिगर हो। आज ही पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। तभी वहाँ पर वेटर बिल लेकर आ जाता है। सुअर बड़े एटीट्यूड से ब्लैक कार्ड निकालती है और वेटर को देती है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये ब्लैक कार्ड तो सिर्फ 3 लोगों के पास है, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड और रिच हो। तभी वेटर उनकी बातों में भंग डालते हुए कहता है कि तुम्हारे कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। जिसे सुनकर सुअर तो हैरान हो जाती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, इसमें लिमिट 2 मिलियन है। वेटर कहने लगता है कि आपने पार्टी लेवल सुप्रीम चुना है जिसकी कीमत 2.5 है। जिसे सुनकर सुअर तो हैरान हो जाती है कि मैंने तो रेगुलर मील चुना था। सीयू उसे चढ़ाती हुई कहने लगती है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम हमें रेगुलर मील खिलाना चाहती हो, तुम तो बहुत ज्यादा रिच हो ना, तो 2.5 तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जल्दी बिल पे करो, किस बात का इंतजार कर रही हो। सुअर तो परेशान हो जाती है और बहाना लगाने लगती है कि मेरे फादर मुझे बिगाड़ना नहीं चाहते, इस वजह से उन्होंने मेरे कार्ड पर लिमिट लगा रखी है। सीयू उसे कहाँ ही छोड़ने वाली थी और कहने लगती है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे फादर भी तो तुम्हारे लिए पैसा कमा रहे हैं, तुम फौरन उन्हें कॉल कर कर पैसे मंगवाओ। वेटर भी कहने लगता है कि जब तक आप बिल पे नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। सुअर इतने सारे लोगों के सामने अपना कचरा नहीं होने दे सकती थी। वह कहने लगती है कि मैं अभी आई, अपने फादर को कॉल कर और वहां से चली जाती है। वह फौरन अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे 50 मिलियन मांगती है। जिसे सुनकर मॉम तो उस पर ही गुस्सा करने लगती है कि क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, बड़ी मुश्किल से तो हम ही अपना गुजारा कर रहे हैं और तुम मुझसे इतना सारा पैसा मांग रही हो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। तो सुअर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर क्वीन शाओ से शादी करने का प्लान बना रही हूँ, जिससे हमें उसकी 500 मिलियन की प्रॉपर्टी मिलेगी, आप मुझे जल्दी 50 मिलियन ट्रांसफर कर दीजिए। तो मॉम मान जाती है। सुअर बड़े एटीट्यूड में सबके सामने जाती है और 50 मिलियन ट्रांसफर करते हुए कहती है कि बाकी के 2 मिलियन आप इस कार्ड से ले लीजिए। सीयू से रोकती है और कहने लगती है कि ये कार्ड चैन का है, क्या तुम्हें यूज करने से पहले उससे पूछना नहीं चाहिए। सुअर कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये कार्ड मेरा है। उसके फ्रेंड्स भी कहने लगते हैं कि जरूर तुम जंग सुअर से चिढ़ रही होगी, इस वजह से ये सब बकवास कर रही हो। कभी तुमने ब्लैक कार्ड देखा भी है? तुमने तो सिर्फ स्टूडेंट कार्ड देखा होगा। सीयू कहने लगती है कि जो कार्ड सुअर के पास है वह सेकेंडरी कार्ड है और अपना कार्ड दिखाते हुए कहती है कि ये प्राइमरी कार्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती और इस सेकेंडरी कार्ड को मैं आराम से बस एक कॉल में बंद करवा सकती हूँ। सुअर सोचने लगती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो चैन मुझे पहले ही बता देता, जरूरी है बस झूठ बोल रही है। और सबके सामने शरीफ बनते हुए कहने लगती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, आज मेरा बर्थडे है और तुम यहाँ पर हंगामा मचा रही हो। उसकी फ्रेंड तो सीयू पर भड़क जाती है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो। सीयू कहने लगती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, और एक कॉल कर अपने सेकेंडरी कार्ड को 3 सेकंड के अंदर बंद करने के लिए कहती है। वहीं लिंचाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मिस सीयू हाशन होटल में है। वहीं सुअर के सभी फ्रेंड्स सीयू पर भड़क रहे थे कि अगर सुअर का कार्ड असली हुआ तो तुम इस बिल्डिंग से छाल मार दोगी। चैन भी अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि छोड़ो ना, तो सीयू कहने लगती है कि अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है, तो तुम चुपचाप खड़े रहो, और उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देती है 3, 2, 1। तभी वेटर कहता है
कि सॉरी मैम, आपकी पेमेंट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि आपका कार्ड इनवैलिड हो चुका है। जिससे सुनकर सुअर तो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बेटे बताता है कि जो इसी कार्ड का प्राइमरी कार्ड का ओनर था उसने यह कार्ड बंद करवा दिया है। जिससे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सुअर से कहने लगती है कि तुमने अमीर बनने का बहुत नाटक कर लिया और चैन की सिंपैथी का बहुत फायदा उठा लिया। तुमने उसका घर भी उससे छीन लिया और उसका ब्लैक कार्ड भी, और उसके घर से ही उसे बाहर निकाल दिया। पर आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुअर तो सोचने लगती है कि मैंने इतनी मुश्किल से अपनी इमेज बनाई है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। और चैन से जाकर कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। चैन कुछ कहता इतने में सीयू सुअर का हाथ चैन से झटक देती है और कहने लगती है कि तुम्हारा नाटक बहुत हुआ। अगर तुम गिल्टी फील करती हो तो चैन से आकर माफी मांगो और उसके पैरों को लिक करो। सभी लोग सुअर से कहने लगते हैं कि क्या तुम इतने सालों से बस नाटक कर रही थी रिच होने का। सुअर के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वह सबसे कहने लगती है कि चैन को हम ऑर्फनेज से लेकर आए हैं और ये हमारी फोटो है। एक बार चैन ने हमारा प्राइमरी कार्ड चुरा लिया था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली ने इसे घर से बाहर निकाल दिया और अभी ये उसी का इस्तेमाल कर रहा है। ऑब्वियस बात है, सभी लोग बेवकूफ है तो उसी का विश्वास करते हैं और चैन और सीयू को सुनाने लगते हैं। क्विन शाओ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहता है। सीयू भी फाइटिंग मोड में आ जाती है और उनसे फाइटिंग करने लगती है। तभी क्विन शाओ पीछे से सीयू पर अटैक कर देता है और गार्ड सीयू को पकड़ लेते हैं। क्विन शाओ कहने लगता है कि तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना, और उसके सर पर बॉटल फोड़ने ही वाला था तभी वहाँ पर लिन चाओ आ जाता है। जिसे देखकर सुअर के फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तुम्हारी बर्थडे पर फेमस वो लिन चाओ भी आया है। जिसे सुनकर सीयू सोचने लगती है कि मैं उस गधे का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहती और ना ही उससे कोई लेना देना रखना चाहती हूँ, और चैन के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी लिन चाओ की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वह सीयू के बैग को पहचान जाता है और फौरन उसे रुकने के लिए कहता है, पर सीयू नहीं रुकती। तभी लिन चाओ उसके पास जाकर उसे देखता है, जिसे देखकर वह तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि थैंक गॉड तुम सेफ हो। चैन तो लिन चाओ को देखकर हैरान था कि मैं इनकी तरह क्यों दिखता हूँ, और मॉम से पूछता है कि क्या आप इन्हें जानते हो। तो सीयू मना करती है, जिसे सुनकर लिन चाओ कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे छिप क्यों रही हो, इतने साल तुम थी कहाँ। चैन लिन चाओ से कहने लगता है कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये हमारी क्लासमेट है। लिन चाओ सीयू को देखकर सोचने लगता है कि क्या सच में मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैसे भी ये 20 साल से ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है, पर ये सेम सीयू की तरह कैसे दिख सकती है। तभी सीयू को कंधे पर दर्द होने लगता है, जिसे देखकर लिन चाओ उसकी केयर करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। और पूरा वेन्यू खाली करने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड सबको निकाल देते हैं। सीयू भी लिन चाओ को इग्नोर कर चैन के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी एक आदमी आकर लिन चाओ को बताता है कि डायमंड ब्लैक कार्ड कैंसिल हो चुका है। लिन चाओ उससे सीयू की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। फिर क्लासरूम में दिखाया जाता है। चैन सीयू से पूछता है कि क्या लिन चाओ आपको जानता है, वह मेरे जैसा क्यों दिख रहा था। सीयू गुस्से में उसे मारती हुई कहने लगती है कि तुम्हें उसकी बड़ी ज्यादा चिंता हो रही है, क्या मैं तुम्हें उसी के पास भेज दूं। चैन सीयू सबके सामने अच्छा बनते हुए कहने लगती है कि सब लोग मुझे माफ कर दो, कल जो भी बर्थडे पार्टी में हुआ उसकी वजह से तुम लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। सभी लोग सीयू और चैन को ही ताने देने लगते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब इन दोनों की वजह से हुआ। सुअर कहने लगती है कि मैंने उस चीज को रिकवर करने के लिए अपने ही विला में पार्टी रखी है, तो आप सभी लोग वहाँ पर जरूर आना। सभी लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीयू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरी ही प्रॉपर्टी में बैठकर इतनी ज्यादा अक्कड़ दिखा रही है, और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी सुअर के फ्रेंड कहने लगते हैं कि जो तुमने कल किया उसकी वजह से अगर तुम अभी सुअर से माफी मांग लेते हो तो शायद वह तुम्हें माफ कर देगी और अपने विला में भी आने देगी। तो सीयू कहने लगती है कि मुझे कोई भी शौक नहीं है, और चैन भी सीयू के पीछे चला जाता है। दोनों घर पहुंचते हैं तो सीयू चैन को कहने लगती है कि तुम अंदर जाओ, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। तो चैन वहाँ से चला जाता है। सीयू अपने आदमी को कॉल करती है और कहने लगती है कि तुम जी चैन विला जाकर कब्जा कर लो और उस जांग फैमिली को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सारे स्टूडेंट विला के गार्डन एरिया में पहुंचते हैं और इतना बड़ा गार्डन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मैंने पहली बार इतना बड़ा घर देखा है। तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है, जिसे देखकर क्लासमेट तो चिढ़ने लगते हैं कि तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो, तुम यहाँ पर भी पहुँच गई। सीयू कहने लगती है कि मैं तो अपने घर पे आई हूँ, इसमें बेशरमी की क्या बात है। सभी लोग सीयू का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अगर ये घर तुम्हारा है तो मैं भी वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन हूँ, तुमने कभी सपनों में भी इतना बड़ा विला नहीं देखा होगा। जैंग सुअर सीयू को नीचा दिखाने के लिए कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, हम साथ में ही मेरा घर देखते हैं।
और अंदर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वह दरवाजा कार्ड के थ्रू खोलने लगती है, कार्ड वर्क ही नहीं करता। वह पासवर्ड लगाती है तो वह भी गलत बताने लगता है, जिसे देखकर सुअर तो हैरान हो जाती है। वहीं फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। तभी अंदर से गार्ड उसकी मॉम को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सुअर से कहने लगती है कि देखो, इन्होंने हमारा घर कब्जा कर लिया, यह इलीगल है। तभी वहाँ पर बटलर लेना आ जाता है और कहने लगता है कि ये घर मेरा है, पिछले 10 सालों से तुम इसे कब्जा कर बैठे थे, और प्रॉपर्टी के कागज दिखाता है, जिसे देखकर मिसेस जांग तो हैरान हो जाती है कि ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है, इसका ओनर तो। इतने में वह कुछ कहती, सुअर उसे धक्का मारकर चुप कर रहने का इशारा करती है। बटलर उन्हें धमकी देते हुए कहने लगता है कि शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और गार्ड्स उनका सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। ये सब तमाशा देखकर सभी क्लासमेट हैरान हो जाते हैं और सुअर से पूछने लगते हैं कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तो सुअर नाटक करते हुए कहने लगती है कि जरूर कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं अपने डैड से बात कर आती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। मॉम उसी के पीछे चली जाती है। सीयू उनके क्लासमेट्स को देखकर कहने लगती है कि अगर तुम लोग जेल नहीं जाना चाहते तो चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी फ्रेंड तो वापस आने से रही। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीयू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जांग शुअर और मॉम फिर से एक छोटे से घर में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जांग शुअर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अब फिर से हमें वैसी ही लाइफ जीनी पड़ेगी और हमारे पास कोई पैसे भी नहीं है। मुझे कैसे भी कर चैन से फिर से पैसे निकलवाने ही होंगे। और अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर दिखाया जाता है दोनों माँ बेटी ड्रामे के लिए तैयार थी। तभी वहाँ पर चैन आता है, जिसे देखकर आंटी जान कहने लगती है, अगर तुम हमें घर से बाहर ही निकलवाना चाहते थे तो सीधा बोल देते, हम घर छोड़ देते, तुम्हें इतना बड़ा ड्रामा खेलने की क्या जरूरत थी। जिसे सुनकर चैन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जांग शुअर कहने लगती है कि मुझे पता है तुम बर्थडे पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, पर अभी मॉम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मॉम भी बहुत बीमार होने का नाटक करते हुए अपने मुंह से खून निकालते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना, तुम चैन से कुछ मत कहना। भोंदू चैन उनके नाटक में फंसते हुए कहता है कि आंटी को क्या हो गया। जैंग शुअर नाटक करते हुए कहने लगती है कि मॉम ने मुझे तुम्हें बताने के लिए मना किया था, पर मॉम 1 साल से बीमार चल रही है और डॉक्टर ने बताया कि उनके इलाज में 1 मिलियन लगेंगे, पर तुम्हें तो पता ही है हम कितने ज्यादा गरीब हैं। तो चैन उनके जाल में पूरी तरीके से फंस जाता है और कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरे स्कॉलरशिप के 1 लाख हैं, अभी तुम इसे रख लो, मैं जल्द ही बाकी पैसों का भी अरेंजमेंट कर लूंगा। और उसे कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इस इडियट को फंसाना कितना ज्यादा आसान है। जैंग शुअर कहने लगती है कि मैं इससे इसका सब कुछ ले लूंगी और एंड में क्वीन शाओ से शादी कर लूंगी। फिर दिखाया जाता है जब सीयू के पास जाकर पैसे मांगता है तो सीयू उससे पूछने लगती है कि पिछली बार तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई पैसे नहीं चाहिए, तो अचानक से तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम फिर से उस गोल्ड डिगर माँ बेटी पर मेरे पैसे उड़ाना चाहते हो। चैन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आंटी बीमार चल रही है। जिसे देखकर सीयू गुस्से में उससे कहने लगती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। पहले उसने तुमसे सब कुछ तुम्हारा छीन लिया, घर, प्रॉपर्टी, कार्ड, और मैंने बड़ी मुश्किल से वह सब वापस लिया है और तुम अभी फिर से उसके जाल में फंस रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। तो चैन गुस्से में कहने लगता है तो ठीक है, मैं खुद पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा। फिर कुछ महीने बाद दिखाया जाता है चैन पार्ट टाइम कर रहा होता है। तभी उसे जांग शुअर का कॉल आता है कि हॉस्पिटल वाले फीस मांग रहे हैं। जिसे सुनकर चैन उससे कहने लगता है कि अभी मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, मैं उसे तुम्हारे लिए ट्रांसफर कर देता हूँ, बाकी पैसों का मैं अरेंजमेंट जल्दी कर दूंगा। जैंग शुअर कॉल कट कर देती है। चैन घर पहुँचता है। सी उसकी हालत देखकर पूछने लगती है तुम इतने ज्यादा डल क्यों लग रहे हो, देखो तुम्हारे डार्क सर्कल्स भी आ गए। आजकल तुम सुबह जल्दी घर से बाहर निकल जाते हो और लेट घर आते हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो चैन उससे कहने लगता है कि आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी वह बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन को होश आता है। तो सीयू उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा क्या काम कर रहे हो जो तुम बेहोश हो गए। चैन उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी चैन के फोन पर मैसेज आता है जिसे सीयू देखने लगती है और उसे पता चलता है कि ये पार्ट टाइम कर रहा है। वह गुस्से में उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम पार्ट टाइम कर क्यों रहे हो, तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारा पैसा है, क्या तुम फिर से उस गोल्ड डिगर माँ बेटी के लिए पैसे कमा रहे हो।
चैन कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जब से आपने मुझे बोला है तब से मैंने उन दोनों से बात भी नहीं की है। सीयू कहने लगती है कि उन दोनों से दूर रहो, उन्होंने तुम्हारा बहुत फायदा उठा लिया है। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हारी पिटाई बहुत बुरी तरीके से करूंगी। चैन सीयू को वहाँ से खाना लाने के लिए भेज देता है। तभी उसे जैंग शुअर का कॉल आता है और वह फिर से पैसे मांगने लगती है, जिसे सुनकर चैन कहने लगता है कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं पैसे नहीं दे सकता, पर मैं जल्द ही पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा। तभी सीयू भी वहाँ पहुँच जाती है और उसकी बातें सुन लेती है। वह गुस्से में उससे कहने लगती है कि तुम फिर से चाटुराम बनने के लिए तैयार हो रखे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भर रखा है? वह दोनों ही तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। चैन कहने लगता है कि आंटी ने केयर टेकर से मुझे बचाया है, अगर वह नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता, तो मैं उन्हें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। सीयू से गुस्से में कहने लगती है कि अब से तुम इस हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाओगे, अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। फिर दिखाया जाता है दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि चैन ने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे। माँ उससे कहने लगती है क्विंशाओ ने तुम्हें प्रपोज किया था ना, तो क्यों ना तुम उसका फायदा उठाओ। जैंग शुअर सोचती है और क्विंशाओ को कॉल कर देती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। वहीं चैन तो जैंग शुअर के मैसेजेस का वेट कर रहा था। तभी वह देखता है कि ग्रुप में जैंग शुअर और क्विंशाओ के रिलेशनशिप की बातें चल रही है और क्लब पार्टी की भी बातें चल रही है, जिसे सुनकर वह तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फौरन वहां से जाते हुए सोचने लगता है कि मुझे जैंग शुअर से अभी जाकर बात करनी होगी, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वहीं उसे जाते हुए सीयू और बटलर भी देख रहे थे। बटलर सीयू से कहने लगता है कि क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं, क्योंकि यंग मास्टर बहुत ज्यादा सैड लग रहे हैं। तो सीयू कहने लगती है कि जब तक उसका हार्ट ब्रेक नहीं होगा और उसे पता नहीं चलेगा कि जैंग शुअर का असली चेहरा क्या है, तब तक उसे समझ नहीं आएगी कि मैं उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं क्लब पार्टी में सभी लोग क्विंशाओ और जैंग शुअर को रिलेशनशिप की बधाइयां दे रहे थे। क्विंशाओ और जैंग शुअर किस करने लगते हैं, तभी वहाँ पर चैन पहुंच जाता है और क्विंशाओ को जैंग शुअर को छोड़ने के लिए कहता है। तो क्विंशाओ उसी पर भी भड़कते हुए कहने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना है और क्या नहीं। सभी लोग चैन को ये सुनाने लगते हैं कि जैंग शुअर को अपना असली प्यार मिल चुका है, तुम जैसे भिखारी उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। जिसे सुनकर चैन शुअर से कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम आंटी के ठीक होने तक वेट करना चाहती हो। शुअर फौरन चैन को रोकती है और कहने लगती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है और उसे खींचते हुए दूसरे रूम में ले जाती है। वहीं सीयू उन पर नजर रखे हुए थे। मैनेजर सीयू से कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, उस रूम का कैमरा ठीक हो चुका है। सीयू सोचने लगती है कि अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से रिकॉर्ड करूंगी और तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी, तुम्हें मेरे बेटे को परेशान करने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वही रूम में चैन शुअर से कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि अभी तुम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहती हो और पढ़ना चाहती हो, तो तुम क्विंशाओ की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हो। तो जैंग शुअर कहने लगती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, अब मैं क्विंशाओ की गर्लफ्रेंड हूँ, तो मुझसे दूर रहो। तभी वहाँ पर आंटी जंग भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम ये सपना छोड़ दो कि कभी भी जैंग शुअर तुम्हारी होगी, तुम तो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। चैन तो आंटी जांग को देखकर हैरान हो जाता है कि आप तो हॉस्पिटल में थी, आपकी तो सर्जरी होने वाली थी, तो आप यहाँ पर। तो आंटी जांग कहने लगती है कि हमने तुमसे झूठ बोला था, अगर हम तुमसे झूठ नहीं बोलते तो तुम हमें पैसे कैसे देते, अपना घर कैसे देते, अपनी प्रॉपर्टी कैसे देते। ये सब सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है कि आपने ये सब मुझसे झूठ बोला था, मतलब जब आप मुझे ऑर्फनेज हाउस से लेकर आए थे वो सब भी फेक था। आंटी जांग हंसने लगती है और कहने लगती है कि हमने तुम्हें नहीं बचाया। तभी वहां पर केयर टेकर भी आ जाती है, जिसे देखकर चैन तो हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जैंग शुअर कहने लगती है कि ये मेरी आंटी है, जिसने बचपन में तुम्हें बहुत मारा और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, ये सब हमारा प्लान था। जिसे सुनकर चैन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आंटी जांग कहने लगती है कि अब से तुम मेरे बेटी के अगल बगल भी दिखे तो देख लेना। तीनों वहां से चले जाते हैं। चैन तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तभी पीछे से सीयू आ जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। चैन तो बहुत ज्यादा मायूस था और उसे बुखार भी आ गया था। सीयू उसे मेडिसिन देती हुई कहती है कि तुम इसे जल्दी पी लो और ठीक हो जाओ, अगली बार से तुम हॉस्पिटल गए तो देख लेना, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगी। और वहां से जाने लगती है तो चैन उसका हाथ पकड़ कर कहने लगता है
कि सॉरी, मैं हॉस्पिटल से भागकर जैंग से मिलने गया था, सॉरी, मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। तो मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं हर हालत में तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरे सिवा कोई और तुम्हें बुली नहीं कर सकता। चैन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे अकेला फील नहीं होता, लगता है कि कोई अपना मेरे साथ है। फिर क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर जेन सुआओ अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए गिफ्ट पर अक्कड़ दिखा रही थी और सबको प्रिटेंड कर रही थी, जिससे सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा अमीर है, क्यों ना तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपटीशन में उसे 1 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कहो, जिससे तुम बहुत अच्छा डिजाइन बना सकती हो और आराम से जीत सकती हो। सीयू तो ये सुनकर उन पर हंसने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसा इन्वेस्ट करने से तुम जीत जाओगी, इसके लिए टैलेंट की भी जरूरत है। जिसे सुनकर जांग सुअर की फ्रेंड उसे सुनाने लगते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, जांग सुअर जरूर जीतेगी। जिसे सुनकर सीयू कहने लगती है क्यों ना हम एक बैट लगाए, अगर हम जीते तो तुम अपने नील डाउन होकर चैन से माफी मांगोगी। जैन सुअर तो थोड़ा सा परेशान हो जाती है पर सबके सामने प्रिटेंड करते हुए कहने लगती है कि ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम और चैन ये स्कूल छोड़कर चले जाओगे। सीयू तो मुस्कुराती हुई मान जाती है। सीयू और चैन अपना कंपटीशन का डिजाइन तैयार करते हैं, वह दोनों बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और अपना डिजाइन कंप्लीट करते हैं। सीयू चैन से कहने लगती है अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलो हम बाहर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर जैंग सुअर आ जाती है और उन दोनों के डिजाइन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छे डिजाइन है, पर अब मुझे क्या, अब ये डिजाइन मेरे हुए, और उनके डिजाइन चोरी कर लेती है। वहीं असिस्टेंट लिन चाओ के पास जाकर सीयू और चैन की इंफॉर्मेशन देता है कि सीयू ने कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ट्रांसफर लिया है, पर वह बताती है कि वह चैन की चाइल्डहुड लवर है, पर ऐसा कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है। वहीं चैन की मदर की डेथ 18 साल पहले हो गई थी, उसके बाद उसे ऑर्फनेज हाउस में रखा गया, फिर अचानक से जियांग फैमिली ने उसे अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया। लिन चाओ बचपन के चैन को देखकर सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, और असिस्टेंट से कहता है कि हम तीनों का डीएनए टेस्ट करो। असिस्टेंट लिंचाओ को बताता है कि मिंगयाओ यूनिवर्सिटी में एआई कंपटीशन होने वाला है और आपको स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, क्या आप जाएंगे? लिंचाओ सोचने लगता है कि ये तो सीओ और चैन की यूनिवर्सिटी है, और असिस्टेंट को हाँ कह देता है। फिर कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है और जंग शुअर अपना प्रोजेक्ट दिखाती है जो होम क्लीनिंग मशीन थी और उसके बारे में बताने लगती है। तभी सीओ से कहने लगती है कि क्या ये डिजाइन सच में तुमने बनाया है? जिसे सुनकर जैंग सुअर के फ्रेंड उससे कहने लगते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो कि ये डिजाइन तुमसे चुराया है? अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो दूसरों पर ब्लेम मत लगाओ। जैंग सुअर भी कहने लगती है कि हाँ ये डिजाइन मेरा है, मैंने इस पर बहुत काम किया है। सीओ सोचने लगती है ये तो बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी, पर मैं तुम्हें सबक जरूर सिखा कर रहूंगी। सीओ चुप हो जाती है। जजेस अपना जजमेंट सुनाते हैं और उसे 26 पॉइंट दे देते हैं जो कि अभी तक किसी को भी नहीं मिला था। फिर सीओ की बारी आती है और वह स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर जैंग सुअर सोचने लगती है कि इसका प्रोजेक्ट तो मैंने चुरा लिया, ये इतने कम टाइम में नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच भी नहीं सकती, जीतना तो मुझे ही है। सीओ अपना प्रोजेक्ट दिखाती है जो कि हाईली इंटेलिजेंस रोबोट थे जो कि ह्यूमन की हर कमांड्स को फॉलो करते थे और डांस और सिंगिंग भी कर सकते थे, और उनकी मेडिकेशन म्यूजिक तो सभी बीमारियों को ठीक भी कर देती थी। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जैंग शुअर तो परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका डिजाइन तो मैंने बना लिया। वहीं कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा चिढ़ भी हो रही थी, वह तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि सीओ और चैन ने इतना अच्छा डिजाइन बनाया है, ये म्यूजिक थेरेपी भी फेक ही होगी। तभी एक जज कहने लगता है कि नहीं, ये म्यूजिक थेरेपी रियल है, देखो मेरा ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक हो चुका है जो आज तक मैनेज ही नहीं हो पा रहा था, ये म्यूजिक थेरेपी वर्क करती है, बहुत से लोगों की बीमारी ठीक होने लगती है। जिसे देखकर सभी स्टूडेंट सीओ और चैन की तारीफ करने लगते हैं। तभी एक जज कहने लगता है कि ये एल्गोरिथम तो सेम जैंग शुअर के एल्गोरिथम से मैच कर रहा है, मतलब एक आदमी ने प्लेगरिज्म फॉलो नहीं किया है। तभी जैंग शुअर के फ्रेंड सीओ और चैन पर ही दोष लगाने लगते हैं कि जरूर चीटिंग इन्होंने ही की होगी। जैंग शुअर तो फायदा उठाते हुए चैन से कहने लगती है कि माना मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते।
और जज को उन्हीं का ब्लूप्रिंट दिखाते हुए कहने लगती है कि ये मेरा ब्लूप्रिंट है, देखो मेरे पास सबूत है कि मैं इनोसेंट हूँ। सभी बच्चे लोग जैनसुअर की बातों पर विश्वास करते हैं और सीओ और जैन को प्लेगरिज्म का दोष देने लगते हैं। वहीं असिस्टेंट लिन शाओ को जाकर डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जिसमें साबित हो जाता है कि जैन उन दोनों का ही बच्चा है। लिन शाओ फौरन कंपटीशन की तरफ निकलता है। वहीं जजेस सीओ और जैन को डिस्क्वालीफाई करने ही वाले थे, तभी सीओ कहने लगती है कि किसने कहा मेरे पास एविडेंस नहीं है, और लैब की फुटेज दिखाती है जिसमें जैनसुअर साफ साफ चोरी कर रही थी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किसी किसी को तो विश्वास भी नहीं आ रहा था कि जरूर यह फेक वीडियो होगी, क्योंकि लैब का सीसीटीवी तो काम ही नहीं करता। तो सीईओ ने बताती है कि हमने पहले ही जैनसुअर को चोरी करते हुए देख लिया था और उसे रिकॉर्ड कर लिया था। क्विन शाओ जैनसुअर पर भड़कते हुए कहने लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं इस प्रोजेक्ट पर 1 मिलियन इन्वेस्ट करूं जो तुम्हारा है भी नहीं। जैनसुअर कहने लगती है कि ये वीडियो फेक है, तुम मेरा विश्वास करो। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी कहने लगती है कि जरूर ये वीडियो फेक ही होगा, जैनसुअर कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वह तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। सीयू कहने लगती है कि तुम लोगों को लगता है ना कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करती है, यह आइडेंटिटी भी फेक है और सबको उस दिन की वीडियो दिखाती है जिसमें जैनसुअर खुद अपना गुनाह कबूल कर रही थी। सभी लोग ये देखकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जैनसुअर को बुरा भला कहने लगते हैं। क्विन शाओ भी जैनसुअर से सारे रिश्ते नाते तोड़कर चला जाता है और जज भी उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जिसे देखकर जैनसुअर तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। जो आंटी जांग देख लेती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सीयू की वजह से मेरी बेटी जेल चली गई, वह सीयू पर चाकू मारने ही वाली थी। तभी लिन चाओ आकर सीयू को बचा लेता है और चाकू उससे लग जाता है। आंटी जांग को भी पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। सीयू तो उसे ऐसे देखकर रोने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो लिन चाओ कहने लगता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, पर इस बार मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर दिया, और वह बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जन सीयू से पूछता है कि क्या ये मेरे डैड है। तो सीयू कहने लगती है कि इसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चू फैमिली के कोलैबोरेशन के लिए छोड़ दिया, तो ये तुम्हारे डैड नहीं है। जिसे सुनकर असिस्टेंट सीयू को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जो आपकी किडनैपिंग हुई थी वह मिस चू ने करवाई थी, वह मिस्टर फू को आपसे दूर करना चाहती थी। जब मिस्टर फू को पता चला तो उन्होंने चू फैमिली को बर्बाद कर दिया और वह आपको बचाने के लिए वहाँ आए थे, पर आग लगने की वजह से उन्हें मिसअंडरस्टैंड हो गया कि आप शायद मर चुके हैं। सीयू तो परेशान हो जाती है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कभी दोबारा जानने की भी कोशिश नहीं की। तभी लिन चाओ को होश आ जाता है। लिन चाओ सीयू से माफी मांगने लगता है तो सीयू नाटक करते हुए कहने लगती है कि अगर तुम सॉरी फील करते हो तो जल्दी ठीक हो जाओ और अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना, और अब हम तीनों एक साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।